ये कहानी सुन और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मूवी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस मूवी के लीड एक्टर लियोनार्डो डिकाप्रियो को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। यही जानने के लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जंगल से, जहां हम देखते हैं कि अमेरिकन हंटर जिसका नाम ह्यू ग्लास होता है, वो अपने बेटे और ग्रुप के साथ जंगल में शिकार के लिए निकलता है। ये समय तकरीबन 1823 सन के आसपास का होता है। ह्यू ग्लास एक ग्रुप के साथ काम करता है जिनको ट्रेपर्स कहा जाता है। दरअसल ये लोग जंगली जानवर को मारकर उनकी खाल बेचकर पेट पालता है। अब जब ये लोग शिकार कर वापस आ रहा होता है, अचानक एक आदिवासी कबीला हमला बोलता है इनका ऊपर। आदिवासी कबीला इसलिए हमला करता है क्योंकि आदिवासियों का जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया। इसलिए गुस्से में आकर वो सभी ग्रुप पर हमला कर देता है। लेकिन सच्चा ये है कि इन्होंने उनकी बेटी के साथ कुछ किया भी नहीं। अब यहाँ ह्यू ग्लास के ग्रुप का कोई लोग बिन वजह मारे जाते हैं और ह्यू ग्लास अपने बेटे होक को लेकर जान बचाकर निकल जाता है। इसके साथ और कोई लोग भी होते हैं जिनमें इनका ग्रुप का कैप्टन एंड्रयू हेनरी भी होता है। ये लोग नाव में बैठकर पानी वाला रास्ते में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ये सभी को आगाह करता है अगर हम ऐसे ही पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते रहें तो हम जल्द ही उन आदिवासी कबीलों का शिकार बन सकते हैं। इसीलिए हमारा लिए बेहतर यही होगा कि हम पानी के बजाय जंगल वाले रास्ते से जाएं। लेकिन ग्रुप में एक जॉन नाम का बदमाश हमेशा उल्टा करता है और कहता है नहीं, पर ग्लास उनको समझाता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है जहाँ पर हम उन आदिवासियों से छुप कर रह सकते हैं, पर अगर हम इन नदी के सहारे बढ़ते रहे तो बहुत जल्द वो आदिवासी हमें घेर लेंगे। इसीलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम जंगल से शुरू करें रास्ता। बदमाश जॉन मानता ही नहीं। इसी बीच कैप्टन हेनरी जॉन को कहता है अबे वो ह्यू का कहना मान लो, क्योंकि वो ये जंगल का चप्पा चप्पा जानता है और वाकिफ है। अब ये लोग नाव छोड़कर जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। यहाँ आकर कैप्टन हेनरी कहता है कि सब चमड़ी खाल यहीं छुपा दो, क्योंकि इतने बड़े विशाल जानलेवा जंगल में बिना नाव और सवारी के भारी भरकम खाल के साथ आगे जाना नामुमकिन है। बाद में इसके बारे में सोचेंगे, पहले जान बचाओ प्यारे। और क्या, सभी लोग ऐसे ही करते हैं और अपना बोट यानी नाव वहीं छोड़ आते हैं ताकि आदिवासियों को चकमा दे सके। अब जिन लोगों ने ये बोट यानी नाव नदी में छोड़ आए थे उनके साथ ना आकर नाव में चल दिए, पर बहुत दुख की बात है कि आदिवासी उसे देख लिया और चुन चुन कर मार डालता है, जिससे ये साबित होता है कि ग्लास सही बोल रहे थे। उनकी बातें सुनते या मानते तो आज वो दाल चावल मांस चबाते, पर नहीं, ना बाबा ना। अब बाकी के बची हुई लोग जंगल में हो मंगल समझ के सफर जारी रखते हैं। काफी दूर जाने के बाद ये लोग आराम करने के लिए सभी लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। बाकी लोग विश्राम और ह्यू भाई साहब और एक खाल हासिल करने के लिए जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। मुसीबत बोल के नहीं आता। अब भालू के दो बच्चे दिखने लगे जिन पर निशाना लगाते, पर तभी ग्लास को पीछे कुछ हलचल सी हवाएं मिलती। पीछे मुड़कर देखते उससे पहले ही भालू बच्चे की माँ उन पर अचानक हमला बोल देता है। दोस्तों, ये विशालकाय खूंखार भालू मादा इतने ताकतवर और बेरहमी से हमला करता है कि ग्लास साहब को सोचने तक मौका नहीं मिलता। फिर ग्लास मरने का नाटक करता है। भालू उनको सड़ा हुआ आलू समझकर बच्चों के पास चले जाते हैं। भालू की खाल का लोभ ग्लास को फिर से बंदूक तानने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन भालू को इतना गुस्सा पहले कभी ना आया और कुछ ना भाया। बस एक पलक झपकते ही ग्लास पर जोरदार हमला कर देता है। हाथापाई में एक गोली भालू की सर पे लग जाता है तो क्या, शक्तिशाली भालू इतना शक्ति रखता है कि मरने से पहले मार ले। ग्लास का गला चीर फाड़ डालता है। वही भालू का दांत और नाखून का चाफ का वजह से ग्लास आधा मरा हो जाता है, लेकिन गोली खाने की वजह से भालू की मौत हो जाती है और ग्लास का शरीर का ऊपर जिस्म उड़ लिए और गिर गए। मौका का चौका मारा ग्लास साहब चाकू निकालकर भालू का आलू सर से निकाल देता है। फिर क्या, भालू ऊपर ग्लास नीचे। दोनों की लड़ाई की अंगड़ाइयां सुनकर कुछ तो हुआ समझकर सभी साथी यहाँ आ पहुँचे। सभी देखकर हैरान। विशाल भालू ग्लास का ऊपर। जैसे तैसे भालू का काया से ग्लास को आजाद तो किया, पर ग्लास का हालत नाजुक सा। कैप्टन यहाँ वहाँ कहाँ टांके नहीं लगाते ताकि खून बहना रुक सके, लेकिन दर्द के मारे ग्लास बेहोश। ग्लास का गला में भी टांके लगा देते ताकि जो कि पूरी तरह से होल बिंधा हो चुके थे। ग्लास को लेकर उठाकर ये लोग यहाँ से पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं, पर आगे जाने के बाद एक जगह ऐसा आती है कि जहाँ इंसान को अकेला जाना ही बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पर हालात ऐसा है कि ये लोग ग्लास का भार और नहीं उठा सकते। फिर सभी लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और इसमें से एक लफंगा जिसका नाम जॉन होता है
जो कि पहले से ही ग्लास और उनके बेटे से नफरत करता है। लफंगा जन कहता है अगर इसके सहारे इसी तरह हम सभी लोग जंगल में जाते रहें तो आदिवासी कबीला हमारे साथ अमंगल कर सकता है। हमारी भलाई इसी में है कि हम ग्लास को यहीं छोड़ दें और आगे बढ़ें। कैप्टन साहब हेनरी भी सोचा समझा और डिसाइड किया कि ग्लास को यहीं पर छोड़ना होगा, पर ग्लास पहले से ही बहुत जख्मी हालात में होता है और लगभग मरने की कगार में है, तो कैप्टन हेनरी उसे इसी हालत में कैसे छोड़ सकता है भला। इसलिए वे उनकी तरफ बंदूक तान देता है और मारने ही वाला होता है, मगर ग्लास का बेटा हॉक कैप्टन हेनरी से ऐसा करने से मना करता है। कैप्टन भी ग्लास का ऊपर रहम खाते और नहीं मारता उसे, लेकिन यहाँ सभी से पूछता है $70 देंगे जो भी ग्लास का देखभाल करेंगे। ये सुनकर ग्लास का बेटा और उनकी लंगोटी यार ब्रीजर कहता है हमें पैसा का परवाह नहीं, पर बाप का परवाह है उन्हें। अब लफंगा जॉन जो कि पहले से ही ग्लास और बेटे हॉक से नफरत करता है कहता है $70 बहुत कम है, अगर $100 मिले तो सोचेंगे। ये काम करने के लिए राजी हो गया और तीनों मिस्टर ग्लास का देखभाल के लिए यहीं रुकते हैं और बाकी के लोग कैप्टन के साथ चले जाते हैं। अगले दिन लफंगा जन मिस्टर ग्लास का मरने का इंतजार करता है ताकि इससे $100 मिल सके, लेकिन ग्लास जो कि इतनी बुरी हालात में होते हैं कम वक्त मरता ही नहीं। इधर ग्लास नहीं मरते, उधर लफंगा जॉन इसी वजह से इंतजार करते करते अभी मरेगा तभी मरेगा कभी मरेगा गिनते गिनते पिछवाड़ा लाल होने लगा। इंतजार का घड़ी बड़ा कठिन होता है और सहा और रहा नहीं जाता। इसी बीच ग्लास का बेटा हॉक और उनका दोस्त ब्रीजर शिकार के लिए कुछ दूर चले जाते हैं। जॉन ग्लास का पास आता है और कहता है मुझे पता है तुम मरना चाहते हो पर तुम मर नहीं पा रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरा $100 लटका हुआ है। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुमको मैं गला दबाकर मार भी दिया तो सभी लोग यही सोचेंगे तुम अपने आप मर गए हो, पर क्या करे तुम मरता ही नहीं। तब तक हम यहाँ से जाते नहीं और मुझे $100 मिलते नहीं। अगर यही रहते रहते कमबख्त आदिवासी आ जाए तो हमारा क्या हसर होगा और तुम्हारा बेटा भी खामख्वाह मारा जाएंगे। यदि तुम तुम्हारा बेटा और हमारा भलाई चाहते हो तो मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। तुम अपने पल के झपका दो तो मैं समझू कि तुम मरने के लिए रेडी हो। लेकिन ग्लास भैया ये सुनकर पल के झपकाता ही नहीं, मतलब ग्लास कम वक्त मरना ही नहीं चाहता। कितने इंतजार करे और कितने दर्द सहे, और लफंगा जन यही हालातें बया देखकर पिछवाड़ा और गरम नरम होने लगा। नहीं रहा जाता लफंगा जॉन से और आसपास कोई भी नहीं है। यही मौका का फायदा उठाकर उसने देखा ग्लास पलक झपकाया, वो भी बहुत देर के बाद। लफंगा जॉन तुरंत ग्लास का गला दबाने लगता है। इसी बीच ग्लास का बेटा हॉक वापस आ पहुंचा और जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई सुन ले और मदद करे। लेकिन लफंगा कमीना हरामी चोर जॉन एक खंजर से बाप के सामने ही बेटे को भोंक देता है पेट में। ग्लास सब कुछ देख रहा होता है पर हालात ऐसी है कि कुछ करे तो क्या करे बेचारा। हालातों का मारा, बेटे को खोने के बाद अब कोई नहीं रहा सहारा। लफंगा जॉन वो जो दूसरी लड़का ब्रीजर आने से पहले ही लाश का ठिकाना लगा देता है। अब दूसरा लड़का जो हॉक का लंगोटी यार है वो लफंगा जॉन से पूछता है हॉक कहाँ है। लफंगा जॉन कहता है अब तक तो नहीं आया। इधर ग्लास ब्रीजर को सब कुछ लफंगा जॉन का हरकतों के बारे में समझाने को कोशिश करता है पर ब्रीजर कुछ समझ ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद लफंगा जॉन जिससे परेशान हो जाते हैं और क्योंकि ग्लास अभी भी मरने का नाम ही नहीं ले रहा, नाक और वहां दम करके रख दिया कमबख्त ने। अब लफंगा जॉन का मन में दूसरी तरकीब ढूंढ निकाला। अगला सुबह लफंगा जॉन कहता है कि वो 20-25 आदिवासियों को नदी के किनारे देखा है और वही आदिवासी हमारी तरफ ही आ रहा है। ये सुनकर बालक ब्रीजर बहुत घबरा जाता है। सारा सामान पैक करके अपनी गली नापता है वो, पर लफंगा जॉन से पूछता है हॉक कहाँ है, अब तक वो क्यों नहीं आया। लफंगा जॉन कहता है जिंदा रहोगे तो हॉक शोक सभी मिलेगा, चलो चलो यहाँ से बालक। ब्रीजर कहता है फिर ग्लास का क्या। लफंगा जॉन कहता है वो आधा मरा है, कुछ घड़ी के बाद पूरा मर जाएगा, इसीलिए इसे यहीं दफना देते हैं, वो भी जिंदा। बालक ब्रीजर लफंगा जॉन से ऐसा करने से मना करता है पर लफंगा जॉन आज तक किसी का सुनता है क्या, वे जिंदा ही दफना देते हैं। इसके बाद लफंगा जॉन और बालक ब्रीजर चले जाते हैं यहाँ से, पर कहते हैं ना मारे हरी रखे कौन और रखे हरी मारे कौन। ग्लास को अपने बेटे का रिवेंज लेनी है, बदला लेगा वो, दुश्मन का इंतकाम लेगा वो, इसलिए उसे जिंदा रहना होगा। हिम्मत ना हारे वो, दफना हुआ जगह से कैसे भी करके निकल आया वो। शेर की भ्रांति सिंह की भ्रांति देखो, रोते हुए बेचारा अपने कोख से जन्मा बेटे को डेड बॉडी के सामने आया, वो भी रेंगते हुए। आज खून का आंसू रोया वो। कौन बाप चाहेगा अपने बेटे का निधन बिना कसूर इसी तरह हो।
उसे पछतावा इसी बात का होता है कि कुछ ना कर सके अपने बेटे के लिए। बेटे को नहीं बचा सका वो। कहावत है ना, घायल शेर और कमरतोड़ सांप बहुत खतरनाक होते हैं। ग्लास डिसाइड करता है उसे किसी भी तरह जिंदा रहना होगा, इसी विशालकाय जंगल से बाहर निकालना होगा उसे। हालात सुधरने के बाद लफंगा जॉन को ढूंढ निकालेगा वो, उसी तरह मारेगा जैसे उसने उनकी बेटे का प्राण लिया था, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेगा, अपनी हालात सुधारना है पहले। इधर रास्ते में बालक ब्रीजर को पता चल जाता है कि लफंगा जॉन झूठा है, वो कातिल है कमीना, कोई आदि अंतवासी नहीं आ रहे थे। बालक को गुस्सा आया और लफंगा जॉन से कहते, हमने बाप बेटे का साथ सही सलूक नहीं किया। दूसरी तरफ हालातों का मरा मिस्टर ग्लास जिंदगी का नया पार लगाने में जुट गया। किसी भी हालत में उसे जिंदा रहना ही होगा, क्योंकि काम अभी आधा अधूरा है, उसे पूरा करना है। उसे पता है दुख का अंत में सुख प्राप्ति होगा, नया सवेरा होगा, नई जिंदगी होगी, जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगेगी, सब्र का फल मीठा होगा, मिठास होगी, उसकी आवाज तभी होगी। मरा हुआ बेटे को अंतिम विदाई देकर ग्लास रेंगता हुआ आगे निकले। असली इम्तिहान शुरू होता है अभी। रेंगता हुआ नदी के किनारे प्याला बुझाने की कोशिश करता है, मगर गला का बिंधा से प्याला निकल जाता है, क्योंकि भालू ने लालू का आलू समझकर इसे चीर दिया था। अब उसे लगा यदि वे गले का जख्म नहीं भरे तो कुछ भी खा पी नहीं सकेगा। मन में एक आइडिया आता है, जंगल में कब कहाँ कैसे जिंदा रहना है उसे भली भ्रांति परिचित है। वो बचपन से ही इसी जंगल में पला बड़ा हुआ है। वो थोड़ी सी गोला बारूद निकालकर आग जलाता है और आगे आग गले पर लगाता है वो, ताकि जलन और नमी के बाद फिर से स्किन चिपक जाए। इसी तरह से उससे नहीं मरना है। पर बारूद गोला का मुला खाकर बेचारा ग्लास दर्दी रप्पू रप्पू सुई मुई बेहोश हो गया। इधर हम देखते हैं कि कैप्टन सहित सारे लोग फोर्ट का ऊपर पहुंच जाते हैं। बालक ब्रीजर और लफंगा जॉन भी $100 पाने के लिए कैप्टन का पीछा करने लगे। अब ग्लास, जो कि पहले से ही काफी जख्मी होते हैं, कुछ आदिवासियों को देख लिया और वे लोग भी उसे देखकर जान लेने पर उतारू हो गया। अब ग्लास भैया मैया कर जो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहे थे, आगे पीछे सोचने का घड़ी कहाँ, छलांग लगा देते हैं नदी पर। जान बची तो लाखों पाए। इतने ठंडी में कूदकर आदिवासियों से जान तो बच गया, एक तो वो कमबख्त आदिवासी और दूसरी तरफ प्रकृति का प्रहार किन किन का झेल सके वो। अगले दिन जब वे आंखें खोलते हैं देखकर हैरान, बदन का जख्म और गहरा होता जा रहा है। धीरे धीरे अब घाव सरने लगे हैं। भूखे प्यासे अकेला योद्धा ग्लास भैया ना आओ देखा ना ताओ मछली पकड़कर कच्चा खाने लगे। भूख का ज्यादती से सब कुछ मीठा लगने लगते हैं। भूख से सारा बदन कांपने लगे थे। जब रात होने लगी, दूर में कहीं आग जल रहा है, कोई तो है वहाँ। वो भी धीरे धीरे जान हथेली पर रखकर आगे जाने लगे। एक अकेला बंदा आग में डालकर जंगली जानवर का मांस तंदूरी बनाकर खा रहे थे। वो अकेला आदिवासी ग्लास को देखकर हमला करने ही वाला होता है। ग्लास ने हाथ ऊपर करी और आत्मसमर्पण कर देता है और इशारा करता है कि उनसे उसका कोई खतरा नहीं। अब वो आदमी आदिवासी जिसका नाम हिको होता है, दोनों दोस्ती कर लेता है और दोनों भरपूर तंदूरी का मांस का मजा ले रहा होता है। सवेरे हिको ग्लास भैया का इतने घाव देखकर कारण जाना और जानकर बड़ा दुख हुआ। आखिर अपने ही लोगों ने कैसे ग्लास को अकेला जंगल में मरने के लिए छोड़ दिए थे। हिकुक भी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाया। दोनों अनजान दोस्त घोड़े में बैठकर आगे का सफर तय करता है। इधर बालक ब्रीजर और कमीना लफंगा जॉन फोर्ट तक आकर कैप्टन से मिलता है। कैप्टन से मिलने से पहले लफंगा जॉन बालक ब्रीजर को सावधान कर देता है कि कैप्टन को कुछ भी ना बताए, नहीं तो तेरा भी वही खसरा होगा जो ग्लास का साथ हुआ और उनके बेटे का साथ भी। लफंगा जॉन कैप्टन हेनरी से मिलकर $100 मांग लिए और कहा ग्लास का बाप बेटे दोनों मर चुके जंगल में ही दफना दिया दोनों को। कैप्टन दोनों को $100 दे देता है, पर बालक ब्रीजर बिन पैसे लिए कुछ न कहे उठकर चला जाता है। अब कैप्टन हेनरी को शक होने लगता है लफंगा जॉन पर। सोचा दाल में कुछ काला है साला। अब हम देखते हैं ग्लास का शरीर में घाव जख्म का वजह से घोड़े पर बेहोश हो जाता है। हिकुक इसे बर्फीले भयंकर तूफान से बचने के लिए रुक जाता है। तूफान रुकने तक ग्लास का सड़ा हुआ घाव मरहम पत्ती और दवा दारू कर देता है। अगला सुबह जब तूफान थमसा जाता है पर हिकुक कहीं नहीं। जब आसपास देखता है तो हैरान रह जाता है देखकर, कोई तो है आसपास जो बिना कारण हिकुक को फंदे में लटका कर मार डालता है। ग्लास को बिल्कुल समझ में ना आया किसने मारा हिकुक को, जिसने कुछ भी ऐसा वैसा ना किया हो।
उस तरफ देखकर समझ गया ये साला फ्रेंच शिकारी भिखारी का काम है। ये फ्रेंच के लोग ऐसा वैसा हरकतें करते फिरते हैं कि इसीलिए आदिवासी को और गुस्सेल बना दिया और जान लेने पर तुले हुए हैं। अब साला ये हरामी फ्रेंच वाले भिखारी वाले आदिवासी कबीला का सरदार का बेटी को उठा लाया। इसीलिए बेटी की तलाश में जो भी मिले सामने कबीला वाले गुस्से में आकर सफाया कर जाते हैं। सब कुछ समझने के बाद ग्लास यहाँ से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन ये क्या, उन सभी का लीडर कन्या को बलात्कार करने के लिए कन्या को उठाकर एक कोने में ले गया ताकि काम का अंजाम आराम से दे सके। और ये देखो कुत्ते की स्टाइल में कुत्ते ने क्या मजा ले रहा है। ऐसी अन्याय देखकर ग्लास को बड़ा गुस्सा आया और सुमुरी में आकर अपने गान कुत्ते की कान के पत्ती पर रख देता है। ग्लास कन्या को रोकने के लिए कहता है और खुद घोड़ा लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वापस आकर ये देखा जंगल में पली बड़ी बैंडिट क्वीन जंगली शेरनी जैसी लड़की ने फ्रेंच शिकारी भिखारी पर बहुत गुस्सा आया। ग्लास यहाँ पहुंची उससे पहले ही जंगली शेरनी ने छोटा सा चाकू निकालकर फ्रेंच शिकारी का नीचे का माल काटकर उसका मुंह में डालकर ग्लास के साथ छू मंतर हो चले। दर्द के मारे अपना सामान खोकर वो पागल कहूँ या चागल जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब क्या फायदा, लीडर का आवाज सुनकर सभी फ्रेंच शिकारी उनका पीछा करने में नाकाम रहा। सभी पागल फ्रेंच शिकारी लोग लीडर का दर्द दूर की बात कहानी किस्सा सुनकर और लीडर का ये हालात देखकर बड़ा मजा आया और जोर जोर से हंसने लगा। अगले दिन जब ग्लास एक जगह पर आराम कर रहा होता है तभी वे आदिवासी उन पर हमला कर देता है। जंगली आदिवासी हाथ धोकर उसका पीछे ही पड़ गया। ग्लास तुरंत घोड़े पर चढ़कर भागने में कामयाब तो रहा पर वे आदिवासी कमबख्त के मारे पिछवाड़ा छोड़ते ही नहीं। अब ग्लास ने सोचा इनका हाथों मरने से बेहतर होगा खाई में गिर मरो, क्योंकि वो जानता है आदिवासी मनुष्य का डेड बॉडी के साथ क्या क्या करता है। पीछे वो आदि आ रहा है खेदी। ग्लास अपनी जान बचाने के लिए आगे तो भाग निकले, लेकिन आगे रास्ता खत्म, मात्र एक प्रकांड खाई होता है। अब ग्लास भैया रुके तो भी मारा जाए और आगे छलांग लगाते तो भी खुदा जाने क्या होगा, पर वे घोड़े सहित कूद दिया गहरा खाई में। इतनी ऊंचाई वाले जगह से गिरने के बाद उनका घोड़ा स्वर्ग का टिकट काट लिया, पर ग्लास का तकदीर अच्छी थी इसलिए वे पेड़ के झाड़ियों पर गिरे और बर्फ का कोमल चादर ने आगोश में ले लिया और जान बची। काले कौवे आदिवासी कबीलाओं से बच तो गया, मगर अब मुसीबत फिर से खड़ा हो गया। नया मुसीबत ये है कि बर्फ का तूफान आने लगे। बालू का खाल न जाने कहाँ गिर गया। भयंकर ठंड से बचने के लिए एक ही उपाय जहन में आया, बस घोड़े का पेट काट कर चीरकर कल पुर्जे निकाल बाहर फेंके और चादर भ्रांति लटक गया पेट के अंदर। पूरी रात बढ़िया नींद आया ग्लास को। अगला सुबह फिर से आगे का सफर जारी रखता है वो। अब हम देखते हैं कि एक फ्रेंच शिकारी कैप्टन हेनरी से कुछ मदद मांगने के लिए आते हैं। बंदा कहने लगे उनका कोई साथी बर्फ में दबकर मरे और कईयों को तो जंगली जानवर ने आहार बनाया। यहाँ उनके साथ एक बोतल होती है जो ब्रिजर ने तब दी थी जब ग्लास का दफनाने का वक्त आ गया था। अब ये समझ में आया जब वे आदिवासी कबीला को छोरी और फ्रेंच शिकारियों का पीछा छुड़वा रहे थे तब ये बोतल वहीं गिर गए थे और फ्रेंच शिकारी यहाँ लेकर के आया है वो बोतल। बालक फ्रीजर बोतल पहचान लिया और ग्लास नहीं, ग्लास का बेटा होक को जिंदा होने की उम्मीद में जंगल में ढूंढने निकले, क्योंकि उन सभी के लिए ग्लास मर चुका है। सोचा शायद होक फिर से लौट आया, किंतु परंतु होक नहीं, ग्लास मिल जाता है। ग्लास को देखकर जैसे सभी को सांप सूंघ लिया। कैप्टन सब कुछ जानने के बाद लफंगा जॉन को ढूंढता है। लफंगा चोर कमीना जॉन तो नहीं मिलता, पर ये क्या, लफंगा ने कैप्टन का तिजोरी झाड़ू पूंछा लगाकर गायब। फूटी कोरी भी नहीं छोड़ा लफंगा। अब ग्लास को बताता है सारी बातें। ग्लास कहता है कि लफंगा जॉन मेरा शिकार है, मुझे मारने दो, तभी मेरा बेटा का आत्मा को सुकून मिलेगी और मेरे हाथों को ठंडक पहुंचेगी। कैप्टन भी हामी भरता है। दोनों जंगल में शिकार के लिए निकलता है, मगर इसी बार जानवर का नहीं, लफंगा जॉन का। दोनों अब विशाल जंगल में अलग अलग जाने को सोचते हैं, लेकिन सतर्क रहना होगा। लोमड़ी की तरह चला कैप्टन को लफंगा जॉन मिल जाता है, पर लफंगा जॉन को पहले से ही पता था कैप्टन आएगा उनसे मिलने। एक राउंड गोली फायर कर देता है कैप्टन का ऊपर। गोली का आवाज गूंज उठा शांत जंगल में, सुनाई दिया ग्लास को भी। कैप्टन को बचाने के लिए भाग आया, पर ये क्या, कैप्टन का दाल चावल खत्म हो चुका इस दुनिया में। लफंगा और कहीं फंदा बनाकर ग्लास को शिकार बनाने के लिए भागा, पर लफंगा के बारे में ग्लास को अच्छी तरह से वाकिफ था, वो ऐसा करेगा और भरेगा। ग्लास भी लफंगा जॉन से सवा शेर है। फिर वही हुआ जो हमें अंदाजा था। लफंगा फिर से फायर किया उन पर नजदीक आकर करीब से देखता, ये क्या ग्लास नहीं कोर और खल्लास है।
दरअसल ग्लास का फंदे में शिकारी खुद भिखारी आज शिकार बन गया। ग्लास को पहले से भनक थी कि लफंगा आगे से नहीं बल्कि छुप कर वार करेगा, वो भी कायर की तरह। इसीलिए एक लकड़ी के सहारे कैप्टन का लाश को ऐसे घोड़े का पीठ पर बांधा ताकि उनको लगे यही ग्लास है, और पीछे वाला घोड़ा में खुद ग्लास मरने की नाटक करके लेते जा रहे थे, वो भी कैप्टन का लाश बनकर। अब मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो तेरे साथ क्या लफंगा सुलूक किया जाए। तेरी माँ की आंख दिया घपाघप, गोली पिछवाड़े में लगा पर बच निकले पाखंड। गिलास भी सोचा अब ये मरने वाले हैं, क्यों ना थोड़ा मजा लो। आगे आगे जान बचाकर घायल लफंगा जो और पीछे पीछे गिलास का हाथों में तमंचे प्लस। अब तो गए हो, भगा भगा कर मारेंगे, मजे ले कर मारेंगे तुझे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। जैसे बिल्ला चूहे के साथ खेलता और बाद में पेलता। अब नदी के किनारे तक मजे लिए, घायल लफंगा को पकड़ ही लिया और आखिरी ख्वाहिश पूछा। लफंगा जॉन बोले $100 मिलेगा क्या उधारी में? गिलास कहता है नहीं है तभी नहीं दूं तुम्हें। अब तरपा कर मारने लगे उसे। बेटे को जैसा मारा था वैसा ही खंजर घोंप दिए लफंगा जॉन के पेट में। आधा मरा लफंगा जॉन को नदी में फेंक दिया। अब ग्लास भैया जाने ही वाला होता है। नदिया के पार वो आदिवासी कबीला सरदार की बेटी जॉन को मुस्कुरा के देख रही होती है, क्योंकि ग्लास उसे बहुत मदद की होती है। ग्लास को सपने में या दिन में भी देखने लगे। खाना पीना सुख चैन रहना सब कुछ छिन गया सुंदरी से, मात्र ग्लास चाहिए, ग्लास का स्पर्श चाहे वो। ग्लास का बाहों में उसकी आगोश में करीब से उनकी घनी घनी सांसों को अपने शरीर में सुबास होना चाहती है वो पगली। जाने यहाँ वहाँ कहाँ ना ढूंढा अपने प्यार को वो पगली। ग्लास का साथ घोड़े का सवारी में बड़ा मजा पा लिए थे। अब ग्लास का बदन में सवार होना चाहे वो बाउली। गिलास एक भला मनुष्य, पगली जान गई थी धीरे धीरे अनजान ग्लास भैया कब कैसे नैया पार कर लिए पता ही ना चल सका। पगली की तरफ खींचे चला गया वो। शाम भी ढलने लगा, सूरज ने मुस्कुराते हुए चुप जाता है आज थोड़ी सी जल्दी में। नील नीला गगन में चांदनी अपने चरम सीमा पर चमकने लगे। गिलास और पगली अनजान तृप्ति में अनजान स्फूर्ति में अपने आप आंखें मूंदने लगे। अब आगे क्या कहूँ, मैं तो भाई उदास हो गया कसम से।